सभी को नमस्कार। डेनिश क्लासेस प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस क्लास के अंदर हम राजस्थान का जो बजट है 26-27 का 11 फरवरी को आया था, वो बजट हम कवर पूरा बजट है कवर करेंगे। ये बजट आप देखोगे टोटल 10 स्तंभों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। अलग-अलग स्तंभ हैं। हम पहला स्तंभ शुरू करने से पहले इसमें बजट में कुछ बताया गया है राजस्थान सरकार की कुछ स्कीम्स के बारे में, कुछ डाटा है वो हम पहले देख लेते हैं। जैसा कि आप देखोगे जो हमें याद रखने हैं जैसा कि 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को सरकार के द्वारा पेंशन दी जा रही है। तो पहला फैक्ट तो यही है, 91 लाख जो 91 लाख से अधिक है लाभार्थियों को सरकार के द्वारा पेंशन दी जा रही है। तो ये 91 लाख है, ये फैक्ट्स याद रखना, सरकार के द्वारा पेंशन दी जा रही है। इसके बाद में हम दूसरी चीज़ देखेंगे कि किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा 76,18,000 किसानों को लाभ पहुँचाया गया है। तो किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने 76,18,000 हैं। और सामाजिक सुरक्षा के तहत हम देखें इसमें पेंशन योजना में 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को इसमें इसका लाभ दिया जा रहा है। इसके आगे हम देखेंगे जो अलग-अलग फसल की जो एमएसपी निर्धारित होती है केंद्र सरकार के द्वारा उसमें जो गेहूँ की एमएसपी सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, उसके ऊपर राजस्थान सरकार है अलग से बोनस के रूप में ₹150 प्रति क्विंटल की राशि लाभार्थी किसानों को दी जा रही है। तो ये आपको याद होना चाहिए ₹150 दिया जा रहा है, जो एमएसपी है उसके ऊपर एक्स्ट्रा। इसके बाद में आगे देखें कि राजस्थान सरकार इसमें बता रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, सोलर दीदी, लखपति दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को इसमें लाभ पहुँचाया गया है। ये अलग-अलग स्कीम्स हैं सरकार की। ये स्कीम्स हैं जो इसके अंदर जितने भी नाम आएँगे स्कीम्स के, ये सब के सब स्कीम्स इम्पोर्टेंट हो जाती है और हमें इनको विस्तार से जब योजनाएँ पढ़ेंगे तब इनको एक-एक को हम विस्तार से वहाँ पे पढ़ेंगे। इकोनॉमी सर्वे के अंदर भी आएँगी, तो वहाँ पे भी इनको कवर कर लेंगे। इसके बाद में इन्होंने जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इनका एक कोटेशन है, वो लिया है, फिर बाद में आगे शुरू किया है इन्होंने। जो इसमें देखोगे आप कि निरंतर प्रगति एवं विकास के बिना सुधार, उपलब्धि तथा सफलता जैसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। ये ऐसे जो कोटेशंस इसके अंदर शामिल किए गए हैं, ये कोटेशन हमें आरएस मेंस के लिए जैसे कि एथिक्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं और हम ऐसे के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो ये कोटेशन हमें याद कर लेने 2, 4, 5 इनमें से उठा लेने हैं, क्योंकि ये अच्छे कोटेशन हैं। अभी हम आगे देखेंगे, तो देखो सरकार ने बताया है यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था का जो आकार है, पिछले सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में प्रदेश में जो अर्थव्यवस्था का आकार है उसमें 41.39% की बढ़कर अभी जो 26-27 के अंदर टोटल अर्थव्यवस्था का आकार 21,52,100 करोड़, मतलब कि मोटा-मोटा देखें तो साढ़े 21 लाख करोड़ रुपए। ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार है। 21,52,100 करोड़ रुपए, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और प्रति व्यक्ति आय देखें तो प्रति व्यक्ति आय है, ये है 25-26 की समाप्ति पर देखेंगे 2,02,349 रुपए। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रति व्यक्ति आय है 2,02,349 रुपए है और अर्थव्यवस्था का आकार है, वो है वर्तमान में 21,52,100 करोड़ रुपए है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि विकसित राजस्थान जो एट द रेट 2047 है, इसके अंतर्गत इन संकल्पों को अलग-अलग विकास स्तंभों के रूप में स्थापित किया गया है। इसमें देखो एक चीज़ बताई गई है यहाँ पर कि ये बजट प्रदेश को संकल्प से सीधी, नियति से नीति तथा आकांक्षा से उपलब्धि की ओर अग्रसर करने वाला बजट है। अब इस बजट के अंदर हम आगे पहले स्तंभ से शुरू करते हैं और एक-एक स्तंभ लेकर के इसको कवर करेंगे। पहले स्तंभ के अंदर जो पहला स्तंभ है ये अवसंरचना का विस्तार तथा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित था। इसमें अवसंरचना से संबंधित कुछ अलग-अलग कौन-कौन सी सरकार की स्कीम्स चल रही है, उनके लिए कितना पैसा वगैरह बजट है ये उपलब्ध करवाया गया है, उन चीज़ों की बातें होंगी। जैसा कि इसमें एक प्रधानमंत्री जी का एक कोटेशन है, यदि आप स्थायी विकास चाहते हैं तो सबसे पहले आधारभूत संरचना की आवश्यकता होगी। इसके साथ में इसको शुरू किया गया है। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2024-25 के अंदर सरकार के द्वारा 30,427 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया है। ये 24-25 के अंदर 30,427 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय सरकार के द्वारा किया गया है। ये इफ़ेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में हम इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पहला पॉइंट लेते हैं सड़क के ऊपर। तो सड़क में सरकार ने
इसके लिए क्या-क्या किस-किस स्कीम के लिए बजट सरकार ने एलोकेट किया है, वो देखते हैं। इसमें आप देखोगे कि 3 चीज़ बताई गई है इन्होंने। एक तो है नवीन सड़कों के निर्माण की बात की गई है ना? दूसरी बात की है नॉन पेचेबल और क्षतिग्रस्त सड़कों की और तीसरी है मिसिंग लिंक सड़कों की। तो इन तीनों के लिए बजट दिया है जैसे कि जो नवीन सड़कों के लिए है वो 1800 करोड़ रुपए का बजट ये रहा। 1800 मतलब 1800 करोड़ रुपए का इसमें इसके लिए बजट एलोकेट किया है। इसके बाद में आप देखोगे दूसरी जो नॉन पेचेबल और क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, इनके लिए है 1400 करोड़ रुपए मतलब टोटल 1400 करोड़ रुपए और मिसिंग लिंक जो सड़कें हैं, इनके लिए 600 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। ये टोटल बजट है 3800 रुपए का बजट यहाँ पे दिया गया है इन तीनों के लिए अलग से। 3800 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इनमें एक तो नई सड़कों के लिए 1800 करोड़ हो गया, नॉन पेचेबल और क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए हो गया और मिसिंग लिंक सड़कों के लिए है ये 600 करोड़ रुपए का बजट है। टोटल 3800 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर एलोकेट किया गया है। इसके बाद में आगे देखेंगे दूसरी चीज़ है अटल प्रगति पथ की। जो अटल प्रगति पथ है, ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रूरल कनेक्टिविटी के लिए वहाँ पे है। इसमें रूरल कनेक्टिविटी का विस्तार के लिए सरकार ने आगे बताया कि 250 अटल प्रगति पथों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। मतलब टोटल 250 और नए प्रगति पथ बनाए जाएँगे। 250 प्रगति पथ अटल प्रगति पथ बनाए जाएँगे और उनके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। हम आगे देखते हैं तो सड़कों के अंदर एक चीज़ और है कि अभी जैसा कि 5000 किलोमीटर लंबाई से अधिक की सड़कों को मुख्य जिला सड़कों में क्रमोन्नत किया जा चुका है। ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये वाली चीज़ है देखो ये। इसमें बताया गया कि 1000 किलोमीटर लंबाई से अधिक की सड़कों को राज्य राजमार्गों में मतलब 1000 किलोमीटर से लंबाई की अधिक सड़कों को तो राज्य राजमार्गों में और उसके बाद में आप देखोगे कि 2000 किलोमीटर की लंबाई से अधिक की सड़कों को मुख्य जिला मार्गों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है अभी इस बजट के अंदर कि 1000 किलोमीटर की सड़कों तो राज्य राजमार्ग के अंदर और 2000 किलोमीटर की सड़कों को मुख्य जिला सड़कों के अंदर मुख्य जिला मार्गों के अंदर उनको क्रमोन्नत किया जाएगा। इसमें आप आगे देखोगे सड़कों के अंदर बस यही व्यवस्था की गई है। सड़कों के लिए टोटल 3800 करोड़ रुपए सॉरी 3800 करोड़ रुपए का टोटल प्रोविजन कर दिया गया। उसके बाद में अटल प्रगति पथ के लिए 250 नए अटल प्रगति पथ बनाने की बात कर दी गई और फिर बाद में आप देखोगे आगे ये कि 1000 किलोमीटर है राज्य राजमार्गों में और 2000 किलोमीटर जो मुख्य जिला मार्गों के अंदर उनको क्रमोन्नत किया जाएगा सड़कों को। इसके बाद में आप देखोगे सड़कों वाले इस पिलर के अंदर हम देखें तो सड़क दुर्घटनाएँ जो सरकार बता रही है इसके अंदर आंकड़े हैं कि 11,700 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है 1 साल के अंदर। तो इसको कम करने के लिए हम जो विकसित राजस्थान 2047 का हमारा टारगेट है, उसके वहाँ तक 2047 तक 90% तक की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2047 तक ये इम्पोर्टेंट फैक्टर 90% की कमी लाने का लक्ष्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, 2047 तक। तो उसके लिए इस बजट में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं देखो, इसमें सरकार क्या कर रही है कि सरकार ने इसमें बताया है कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आईटीएमएस इसको चरणबद्ध रूप से लगभग 2000 कैमरे और ये 2000 कैमरे लगाए जाएँगे, इनके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ब्लैक स्पॉट्स है, इनका दुरस्तीकरण करेगी और इसके बाद में अलग सड़क सुरक्षा बोर्ड है, रोड सेफ्टी ऑडिट है, जो भी है या फिर अतिक्रमण हटाने का है, सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य है, ये सरकार इनको किए जाने का यहाँ पर प्रस्ताव कर रही है। इसमें बताया गया है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस के जो 35 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है, उनको ऑटोमेशन किया जाना प्रस्तावित है इसके अंदर। तो सड़क वाले में टोटल इतनी चीज़ें हैं। अब हम एक-एक दोबारा रिवीजन कर लेते हैं सड़क वाले पिलर के अंदर। इसमें पहले तो सड़कों के लिए 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। टोटल 3800 करोड़ का, नई सड़कों के लिए 1800 करोड़ का, नॉन पेचेबल और क्षतिग्रस्त सड़कों का आप देखोगे 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान है और जो मिसिंग लिंक सड़क है, उनके लिए 600 करोड़ रुपए का सरकार ने प्रावधान किया गया। टोटल 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एक चीज़ तो सड़कों वाले में ये कर दी। दूसरी चीज़ है जो रूरल कनेक्टिविटी है, वहाँ पर विस्तार करने के लिए अटल प्रगति पथ जो स्कीम सरकार की चल रही है, उसमें आगामी वर्ष के अंदर इन्होंने बताया है कि 250 अटल प्रगति पथ हैं, वो और निर्माण किए जाएँगे। उनके लिए 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया है। इसमें और देखोगे तो आगे 1000 किलोमीटर लंबाई की मतलब 1000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का राज्य राजमार्गों में और 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का मुख्य जिला मार्गों के अंदर उनको
क्रमोन्वित किए जाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। इसमें सड़क दुर्घटनाओं के ऊपर सरकार ने इस बजट के अंदर बताया है कि सड़क दुर्घटनाओं के अंदर जैसा कि पिछले साल के अंदर 11,700 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और इस आंकड़े को कम करने के लिए इसमें 90% की कमी लाने के लिए 2047 तक सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 तक इसके अंदर हम 90% तक की कमी लेकर के आएंगे। और इसमें कमी लाने के लिए सरकार जैसा कि अपना इंटेलिजेंट जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको चरणबद्ध रूप से आगे लगभग 2000 कैमरे लगाना 100 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया, मतलब 2000 कैमरे लगाने हैं इसके तहत, है ना? और बाकी जैसे ब्लैक जो स्पॉट्स हो गए उनको दुरस्तीकरण करना हो गया, या फिर ड्राइविंग जो लाइसेंस दिए जाए ना आगे, तो उसके लिए भी जो ड्राइविंग ट्रैक है, 35 ड्राइविंग ट्रैक टेस्ट ट्रैक है, उनका ऑटोमेशन किया जाना प्रस्तावित है। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसमें मोटा मोटा जैसा कि सड़क दुर्घटना के लिए अपना सरकार का टारगेट कितना है, 90% का टारगेट है 2047 तक, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, रूरल कनेक्टिविटी जो अटल प्रगति पथ है उसमें 250 और बनाने हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। और सड़कों के लिए जो नई सड़कों के लिए 1800 करोड़, नॉन पेचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1400 करोड़ और मिसिंग लिंक के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये 3-4 फैक्ट हैं सड़कों वाले के अंदर, यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे तो हम पेयजल में इसमें देखते हैं, पेयजल के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही चल रहा है। पेयजल के लिए सरकार क्या-क्या इसमें प्रावधान किया है? पेयजल में हम देखेंगे तो इसमें पहला यही है कि प्रदेश में यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर फॉर ऑल, ये सरकार का उद्देश्य है। और इसमें हमारा जो जल जीवन मिशन चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जल जीवन मिशन हो गया, और शहरी क्षेत्र के अंदर आप देखोगे आके जल जीवन मिशन, जो मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी है, और एक है अमृत 2.0 मिशन। तो इनके लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए गए वो देखते हैं। हम देखेंगे इसमें जो जल जीवन मिशन अपना है, हर घर नल से जल, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अब तक सरकार ने इसमें 14 लाख से ज़्यादा कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये भी हमारा एक फैक्ट है कि 14 लाख से ज़्यादा सरकार ने यहाँ पर कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। अभी इसमें 2 योजनाओं का नाम यहाँ पर बजट के अंदर शामिल किया है। एक तो है परवन अकवाद योजना और दूसरी है नवनेरा योजना। यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है इनमें कौन से ज़िले शामिल हैं? तो यहाँ पर देखो ये ज़िले लिखे हुए हैं, बारां, कोटा और झालावाड़। परवन अकवाद जो परियोजना है इसके अंदर है शामिल ज़िले हैं, बारां हो गया, कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में नवनेरा परियोजना के अंदर है कोटा है, बूंदी है ना? सॉरी, कोटा और बूंदी, इन जिलों के गाँव हैं इसमें शामिल हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए, देखो ऊपर वाले के लिए 3500 करोड़ रुपए और नवनियरा परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। लेकिन हमें यहाँ पर मेनली ज़्यादा यही ध्यान रखना है कि इसमें कौन-कौन से ज़िले शामिल हैं, क्वेश्चन सीधा यहीं से बनता है। और पेयजल वाले में आगे देखें तो शहरी क्षेत्र में हम देखेंगे, वो तो ग्रामीण क्षेत्र में हो गया। शहरी क्षेत्र में हमारे जो मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी है, ये चल ही रहा है। इसमें 1 मिनट, इसमें आपको बताता हूँ। देखो इसमें एक तो मुख्यमंत्री जल जीवन जो शहरी मिशन का सेकंड चरण है, इसमें 83 शहरों को जल आपूर्ति के लिए सर्विस लेवल संवर्धन के कार्य करवाए जाएँगे। 83 शहरों को इसमें शामिल कर रहे हैं। और अमृत जो 2.0 योजना है, इस योजना में आगामी वर्ष के अंदर 3 लाख पेयजल कनेक्शन जारी किए जाने का, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर सबसे। इसमें आप देखोगे अमृत 2.0 जो योजना है, इसके तहत आगामी वर्ष के अंदर 3 लाख से अधिक पेयजल कनेक्शन यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएँगे। हम आगे चलें तो इसमें तो ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या है, ये काफ़ी जगह देखने को मिलती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यहाँ पर कि पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराए जाएँ, इसके लिए 600 ट्यूबवेल और 1200 मतलब 1200 हैंडपंप हैं। तो ट्यूबवेल तो कितनी है, 600 ट्यूबवेल हैं, और हैंडपंप कितने हैं टोटल 1200 मतलब 1200 हैंडपंप है। ये नए लगवाए जाने का यहाँ पर प्रस्ताव किया गया है इस बजट के अंदर। इसमें और प्रत्येक जिला कलेक्टर के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। देखो ये इम्पोर्टेंट है। एक तो हो गया 600 तो ट्यूबवेल, 1200 हैंडपंप और प्रत्येक जिला कलेक्टर के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में जो पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए प्रावधान किया गया है। ये फैक्ट है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। इसमें हम आगे देखेंगे तो जो जल है, जल प्रबंधन है, ये बेहतर तरीके से हो सके राज्य के अंदर। इसके लिए एक तो जयपुर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाने की यहाँ पर बात की गई है।
कि जयपुर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? जयपुर के अंदर किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली यही है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी जल प्रबंधन के लिए ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? जयपुर के अंदर। दूसरा इसी के अंदर ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, इसी की भी स्थापना यहीं पर जयपुर के अंदर की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है। हम इसमें आगे और देखें तो जैसा कि मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब है, इनका संचालन किया जाएगा। पेयजल सुविधा तथा नॉन डोमेस्टिक एवं इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी है, ये लाई जाएगी। राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाई जाने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो और इसमें एक लास्ट और है अपना जो पेयजल वाले के अंदर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो ARP है, ये मतलब जो डिजिटल प्रबंधन के लिए ये व्यवस्था की गई है इसकी। अब हम पेयजल वाले को हम अगर पूरे को रिवाइज करें तो एक तो ERP की व्यवस्था, ERP है ये लागू किया जाएगा, मतलब डिजिटल मैनेजमेंट के लिए जल प्रबंधन में डिजिटल मैनेजमेंट है, इसको शामिल किया जाए। IT प्रौद्योगिकी को इसमें शामिल किया जाए, तो इसके लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP है, ये लागू किया जाएगा। दूसरी चीज़ देखें तो मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब हो गया, राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी है जो इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए ये है। इसमें इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी है, नॉन डोमेस्टिक भी है और पेयजल है, सबके लिए ही है। राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी है, ये लाई जाएगी। और क्या प्रावधान किया गया? जयपुर के अंदर सेंटर एक्सीलेंसी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? जयपुर के अंदर की जाएगी, 10 करोड़ रुपए की लागत से। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी है, ये भी जयपुर के अंदर, इसकी भी स्थापना की जाएगी। इसमें और हम देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो पेयजल है ये उपलब्ध कराए जाने में समस्याएं न हो, तो उसके लिए 600 नई ट्यूबवेल और 1200 हैंडपंप है, ये इनका प्रावधान किया गया। साथ में जिला कलेक्टर के लिए 1 करोड़ रुपए राशि का अलग से प्रावधान किया गया। और हम इसमें और देखेंगे तो अमृत 2.0 योजना है, इसके तहत आगामी वर्ष के अंदर 3 लाख पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। ये फैक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है 3 लाख वाला, कि आगामी वर्ष के अंदर अमृत 2.0 योजना के तहत 3 लाख पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की बात की गई है। और ये 83 शहरों के अंदर जलापूर्ति सर्विस लेवल संवर्धन का कार्य, ये मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन जो शहरी द्वितीय चरण है उसके तहत ये किया जाएगा। और इसके पहले जल जीवन जो अपना मिशन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, वहाँ पर इसमें बताया गया है कि 14 लाख से अधिक तो कनेक्शन हम उपलब्ध करा चुके हैं। और अभी यहाँ पर 2 योजनाओं का नाम दिया गया है, एक तो परवन अकवाद परियोजना जिसके अंदर 12 कोटा झालावाड़ इनके गांव शामिल होंगे। नवनेरा परियोजना के अंदर कोटा और बूंदी के गांव इसमें शामिल होंगे जहाँ पर पेयजल उपलब्ध करवाना है। ये हो गया। अब हम पेयजल के बाद में नेक्स्ट अपना पिलर लेते हैं, इसी के अंदर ऊर्जा। जो अवसंरचना वाले के अंदर हमने पहले सड़क पे बात की, उसके बाद में हमने पेयजल पे बात की। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के ऊपर। ऊर्जा के अंदर इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया ऊर्जा के लिए, वो देखते हैं। देखो राजस्थान की इसके अंदर बताया गया है कि सरकार की इसमें प्राथमिकता है कि हर घर बिजली व हर उद्योग को शक्ति उपलब्ध कराना, ये तो प्राथमिकता है। इसमें एक चीज़ बताई गई है कि राजस्थान का अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा क्षमता दोनों के अंदर देश के अंदर अग्रणी स्थान है। अक्षय ऊर्जा के अंदर भी और सौर ऊर्जा के अंदर भी हम राजस्थान के अंदर वर्तमान में प्रथम स्थान के ऊपर है। इसके अंदर सरकार की कौन सी स्कीम चल रही है? इसमें एक तो ये चीज़ बताई गई कि 19,209 मेगावाट की वृद्धि की गई सौर ऊर्जा के अंदर सरकार के द्वारा। 19,209 मेगावाट की वृद्धि हुई है। उसी के अलावा हम देखेंगे तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो चल रही है, इस योजना के तहत 1,30,000 से अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। ये 2 चीज़ यहाँ पर बताई गई है। हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सौर पार्कों का विकास जॉइंट वेंचर के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पर कौन-कौन सी जगह किया जाएगा, वो देखते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जैसा कि मेहरासर, दीनसर, बराला, ये जगह हो गई एक तो। मेहरासर, दीनसर, बराला ये कहाँ पर है? बीकानेर में। दूसरी जगह है स्वाइसर, करनीसर और बाठियाना, बिकोलोई, ये जगह हो गई, है ना? स्वाइसर, करनीसर, बाठियाना और बिकोलोई। तो ये तो हो गई बीकानेर के अंदर। मेहरासर है, दीनसर है, बराला। दूसरी होगी स्वाइसर, करनीसर, बाठियाना और बिकलोई, ये तो है 2 जगह तो बीकानेर के अंदर। एक जैसलमेर के अंदर जगह है रागवा, सेहुआ, छेतर। इन जगह 4,830 मेगावाट क्षमता का सौर पार्कों का विकास किया जाएगा और ये विकास है, ये जॉइंट वेंचर के माध्यम से किया जाएगा। टोटल कितना मेगावाट का है? 4,830 मेगावाट का है।
कौन-कौन सी जगह है? एक तो बीकानेर के अंदर, बीकानेर के 2 जगहों का नाम, 2 क्षेत्रों का नाम है, एक तो मेहरासर, दीनसर, बराला, दूसरा है स्वाईसर, करनीसर, भाटियाना, बिकलोई। और जैसलमेर के अंदर है राघवा, सेवा क्षेत्र। इनके अंदर 4830 मेगावाट का है क्षमता का सौर पार्कों का विकास किया जाएगा। जॉइंट वेंचर के माध्यम से ये किया जाएगा। तो ये जगह पूछी जा सकती है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये अपना ऊर्जा का हो गया। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट स्तंभ लेते हैं। ऊर्जा के अंदर एक बार देख लेते हैं, 2 चीज़ थी, एक तो ये सौर पार्कों की हो गई और एक हो गया अपना मेनली तो यही है, प्रावधान यही किया गया है सौर पार्कों का ही, क्योंकि पहले वाले में तो इसमें तो बताया गया है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, इसके तहत 1,30,000 से अधिक रूफटॉप का हमने स्थापित कर चुके हैं। और सौर ऊर्जा के अंदर मतलब 19,209 मेगावाट की वृद्धि हमने की है, ये सरकार यहाँ पर बता रही है। लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस वाले ऊर्जा वाले क्षेत्र के अंदर। अब हमारा एक पिलर पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर सड़क, पेयजल और ऊर्जा, इनके ऊपर सरकार ने अलग-अलग कौन-कौन से प्रावधान किए हैं, वो हमने देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट दूसरा स्तंभ लेते हैं, उसके अंदर दे रखा है नागरिक सुविधाओं से गुणवत्तायुक्त जीवन स्तर में वृद्धि। ये दूसरा है, हमारा पिलर है। ये पीपीटी आपको पूरी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी और ये इसी रूप के अंदर, इसी फॉर्मेट में मिलेगी पूरी की पूरी। और आप यहाँ वहाँ से इसको ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल है धेनिष्ठ क्लासेस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस चैनल के ऊपर ये मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना ये। हम अब दूसरा स्तंभ देखते हैं। दूसरे स्तंभ के अंदर और इसको साथ-साथ देखो याद करते भी चलेंगे। यहाँ पे एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, ये कोटेशन यहाँ पे शामिल किया है कि लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा इस बात में है, लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा इस बात में है कि उसकी संस्थाएँ जनता की कितनी प्रभावी रूप से सेवा कर पाती हैं। ये कोटेशन हम ऐसे वगैरह के अंदर आरएस मेंस में वहाँ पर शामिल कर लेंगे, इसके लिए इम्पोर्टेंट है ये। वर्ष 2028-29 में सभी के लिए आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, ये चल रही है। तो इसमें यहाँ पे बताया प्रावधान किया गया है कि हमने 28 लाख से अधिक जो परिवार है उनका सर्वे कर 28 लाख उनका पूर्ण कर लिया गया है सर्वे। तो कुल मिलाकर ये बता रहे हैं यहाँ पर कि 2029 के अंदर 2000 या वर्ष 2029 तक 28 लाख नए परिवार हैं, उनको आवास निर्माण के लिए हम बजट अनुदान उपलब्ध करवाएँगे 28 लाख परिवारों को। तो ये फैक्ट है, ये इम्पोर्टेंट है कि कितने हैं, 28 लाख परिवार हैं, 2029 तक हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इनको 28 लाख परिवारों को बजट अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। और आधारभूत संरचना का गुणवत्तापूर्ण विकास हो सके, आधारभूत जो संरचना इसका गुणवत्तापूर्ण विकास हो सके, इसके लिए 35,000 जो मैसोन हैं, इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसमें ऊर्जा बचत को लेकर के बात की गई है। ऊर्जा बचत को इसमें ये कह रहे हैं कि राज्य के जो नगर निकाय हैं, उनके अंदर 7 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई जाएँगी और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ऊर्जा बचत के लिए इसमें बजट में प्रावधान किया गया है कि नगर निकाय हैं, उनमें 7 लाख है स्ट्रीट लाइट लगाई जाएँगी और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है यहाँ पर। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद में प्रदेश में प्राकृतिक व मानव निर्मित विभिन्न प्रकार की आपदाओं के संबंध में अलग-अलग प्रावधान है। अब 1 मिनट इसमें दोबारा देख लेते हैं हम। प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। इसके तहत 2029 तक 28 लाख परिवारों को बजट अनुदान है। ये इनके लिए आवास निर्माण के लिए बजट है, ये उपलब्ध करवाया जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें 35,000 अलग ये जो अपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण वाले हैं, इनको 35,000 को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। और ऊर्जा बचत के लिए लगभग 7 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई जाएँगी, अलग-अलग नगर निकायों के अंदर और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये यहाँ पर है। हम सीधा देखिए एक पंचगौरव योजना का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। पंचगौरव योजना है, इसके तहत 150 करोड़ 150 करोड़ रुपए के व्यय किए जाएँगे। तो अब ये पंचगौरव योजना है, ये जब योजनाएँ पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा इसको विस्तार से पढ़ लेंगे। क्योंकि जो बजट के अंदर जिन योजनाओं का नाम आया है, वो योजनाएँ हमारे एग्ज़ाम्स के लिए आगे अलग ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो वो हमें कवर करनी है। इसमें हम देखेंगे तो एक ये इम्पोर्टेंट है राज सेतु। इनकी ये एक्रोनिम वाले वर्ड्स से कई नई-नई स्कीम्स है या नए-नए प्रोग्राम हैं, ये चालू किए गए हैं। तो इनमें
ये सब के सब इम्पोर्टेंट है और इनकी फुल फॉर्म्स है वो हमें याद रखनी है। जैसा कि राज सेतु है, राजस्थान स्ट्रक्चर्ड एनेबलर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड है। तो राज सेतु फंड है, इसकी स्थापना की जाएगी और इनका उद्देश्य क्या है वो देख लेना है कि प्रदेश के जो आर्थिक विकास के लिए स्थानीय निकाय हैं और राज्य के उपक्रम है, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इनोवेटिव फाइनेंसिंग सुलभ करवाने के लिए राज सेतु फंड है, इसकी स्थापना की गई है। अब हमारा तीसरा स्तंभ है, पहले हम दूसरे स्तंभ को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसमें एक दो चीज ही इंपॉर्टेंट आई है, ज्यादा है नहीं। एक तो राज सेतु जो फंड है इसकी स्थापना की जाएगी, किसके लिए की जाएगी? स्थानीय निकाय एवं राज्य के जो उपक्रम है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इनोवेटिव जो फाइनेंस सुलभ उपलब्ध कराने के लिए राज सेतु फंड की स्थापना की गई है। दूसरी चीज एक पंचगौरव योजना है, इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के बारे में और हम देख लेंगे विस्तार से। इसके अलावा हम देखें तो एक इस चीज़ की ऊर्जा बचत के लिए यहाँ पर 7 लाख स्ट्रीट लाइट लगाए जाने का प्रावधान किया गया है और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है, वे किया जाएगा। तो ये संख्या याद रखनी है। ऊर्जा मतलब ये राज्य के नगर निकाय के तरीके से 7 लाख स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की बात की गई है। इसके अलावा 35,000 ये इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा अपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसके तहत 28 लाख से अधिक परिवार हैं उनको आवास निर्माण के लिए 2029 तक अनुदान दिया जाएगा। ये हो गया। तो ये अपना दूसरा स्तंभ के अंदर इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम देखते हैं अपना तीसरा स्तंभ। इसमें औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहन, इसके लिए सरकार ने कौन कौन से प्रावधान किए हैं वो देखते हैं। इसमें हम देखेंगे, देखो एक चीज़ तो उद्योगों के विकास की बात है, निवेश प्रोत्साहन की है। तो इसमें आप देखोगे कि पिछले 1 साल के अंदर ये बता रहे हैं कि हमने प्रतिदिन 8 उद्योगों की भूमि आवंटित की है और टोटल देखो तो इन्होंने डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी लागू कर इसके तहत 800 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। ये यहाँ पर बताया गया, टोटल 800 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी लागू करके हमने। अब विभिन्न स्थानों पर नवीन औद्योगिक पार्कों की स्थापना है और जो पुराने औद्योगिक पार्क हैं उनमें भी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए कुछ यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। तो नवीन औद्योगिक पार्क कौन कौन से वो देखते हैं। नवीन औद्योगिक पार्क हैं यहाँ पर कौन कौन से बनाए जा रहे हैं। अब इनसे देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई सा भी एक का नाम पूछ लेगा और वो कौन सी जगह है, तो ये हमें थोड़ा देख लेना है। यहाँ पर देखो अधिकांश तो हमें वैसे पता रहता है कि जगहों का ये जगह कौन सी जगह है। हम जयपुर के अंदर देखें, जयपुर में देखोगे फागी, चोमू और मोजमाबाद और दूदू, ये है, ये नए बनाए जाएंगे। तो जयपुर के अंदर फागी के अंदर, चोमू के अंदर, मोजमाबाद के अंदर और दूदू के अंदर। अजमेर के अंदर आप देखोगे तो अजमेर में है भिनाई, वहाँ पर नया बनाया जाएगा। डीडवाना कुचामन के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर परबतसर है, वहाँ पर बनाया जाएगा। टोंक के अंदर है निवाई और फलोदी के है आहुआ, सॉरी आऊ और फलोदी, दो जगह। खेरतल तिजारा है, इसके अंदर मुंडावरा, मुंडावर और कठपुतली कोटपुतली भैरोड है उसके निमराना के अंदर और कोटा के रामगंज मंडी और लाडपुरा के अंदर और धौलपुर का हो गया बिजोली, सीकर का हो गया अपना दातारागढ़ तहसील। तो ये जो जगह है इन जगह नवीन औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये विकसित किए जाएंगे। इनमें से किसी भी क्षेत्र को लेकर के वो पूछ लेंगे, क्या मैचिंग करवाएंगे कौन सी जगह है। जैसा कि अब ये बिजोली है, ये कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर हो गया, जो नए क्षेत्र है। इसी प्रकार से अपन और देख लो फागी, चलो ये तो हो गया। मुंडावर है, ये खेरतल तिजारा के अंदर हो गया। आऊ फलोदी, जो आऊ है ये फलोदी के अंदर हो गया। तो इनको याद रखना है हमें। इसके बाद में आप देखोगे ये कुछ औद्योगिक क्षेत्र जिनके आधारभूत सुविधाओं का मतलब और विकास किया जाना है, ये यहाँ पर अलग बताएगी। जैसे गेगल कहाँ पर है? गेगल अजमेर के अंदर है, ये देख लेना है। कुबेर कहाँ पर? कोटा के अंदर है। इसमें हम आगे देखें तो पहला तो नई औद्योगिक पार्कों की बात हो गई और दूसरी चीज़ है इसमें प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज स्थापित किए जाने की इसमें घोषणा की गई है और 350 करोड़ रुपए की इसमें राशि की बात की गई है। तो है प्लग एंड प्ले जो फैसिलिटी है, इसका मतलब है कि बस सब सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं, आप आओ और अपना जो भी इंडस्ट्री वगैरह है वो लघु उद्योग जो भी है ये लगाओ। और ये किसके लिए? लघु छोटे उद्यम है उनको संबल प्रदान करने के लिए या उद्योग स्थापना संबंधी सभी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध हो जाएंगी प्रदेश के समस्त संभागों के अंदर।
और ये लगाया कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर व्यवस्था की जाएगी, सभी टोटल संभाग मुख्यालय हैं वहाँ पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज ये स्थापित किए जाएंगे, सभी संभाग मुख्यालयों के ऊपर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये ध्यान रखना है हमें। इसमें आगे देखोगे आप, नए लॉजिस्टिक हब विकसित किए जाएंगे और इनमें जो जगह बताई गई है ये याद रखना है। जैसा कि एक तो भिवाड़ी के हो गया अपना, सलारपुर क्षेत्र हो गया, डीडवाड़ा कुचामन के पर्वतसर के अंदर। तो भिवाड़ी के सलारपुर और डीडवाड़ा के अंदर हो गया कुचामन के पर्वतसर के अंदर, ये दो जगह यहाँ पर लॉजिस्टिक हब विकसित किए जाएंगे, है ना। तो ये दोनों जगह हमें इसमें याद रखनी है। इसके बाद में उद्योगों के लिए और देखें तो डोरा विभाग का गठन किया जाएगा। डोरा विभाग ये है अपना, इसमें देखो राजस्थानी जो प्रवासी हैं, देश विदेश में प्रवासी हैं, उनके उनसे जुड़ाव के लिए यह है डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थान अफेयर्स, डोरा विभाग है, इसका गठन किया जाएगा। वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन है ये काम कर रहा है इसमें, और इसके 26 चैप्टर तो कार्यशील है और इसमें 14 नए चैप्टर हैं ये और शुरू किए जाएंगे। अभी वर्तमान में कितने, 26 कार्यशील हैं और नए कितने बनाए जाने की बात की गई है, 14 की। 14 नए यहाँ पर और शुरू किए जाएंगे चैप्टर, और एक डोरा विभाग अलग से गठन किया जाएगा, डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थान अफेयर्स है इस नाम से, ये अलग से प्रवासी राजस्थानियों के लिए ये है। और जो अपने माटी कला से जुड़े कलाकार हैं उनके लिए यहाँ पर 5,000, सॉरी, आगामी वर्ष के अंदर 5,000 इलेक्ट्रिकल व्हील्स, जो इलेक्ट्रिक चाक है एवं मिट्टी गूंथने की मशीन है ये उपलब्ध कराए जाने की यहाँ पर इसके लिए 15 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा और ये उपलब्ध कराई जाएगी। टोटल कितनी, 5,000 है इलेक्ट्रिकल व्हील्स उपलब्ध कराए जाने की, ये प्रावधान किया गया है। तो ये अपना तीसरा पिलर है। तीसरा पिलर के अंदर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो जो माटी कला से जुड़े कलाकार हैं उनके लिए 5,000 के लिए, सॉरी, उनके लिए हम 5,000 इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिक व्हील या इलेक्ट्रिक जो चाक है ये उपलब्ध कराई जाएंगी, ये हो गया। इसके अलावा देखें तो राजस्थानी जो प्रवासी हैं और उनसे जुड़ाव के लिए ये अपना डोरा विभाग का गठन किया जाएगा, और राजस्थानी जो अपना राजस्थान फाउंडेशन है उसके 26 चैप्टर हैं ये कार्यशील है और इसमें 14 नए चैप्टर हैं और शुरू किए जाने की बात की गई है। और लॉजिस्टिक हब विकसित किए जाने की बात है। ये कौन सी जगह किए जाएंगे, दो जगह हैं, एक तो भिवाड़ी के सलारपुर के अंदर और डीडवाड़ा कुचामन के पर्वतसर के अंदर, ये लॉजिस्टिक हब विकसित किए जाएंगे, ये याद रखना आपको। और एक है प्लग एंड प्ले फॉर स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस, ये स्थापित किए जाएंगे। ये कहाँ कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, सभी संभाग मुख्यालयों पर ये स्थापित किए जाएंगे, है ना। छोटे उद्योग हैं उनको संबल प्रदान करने के लिए, और इसके लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें मेनली ये ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा तो कि संभाग इस मुख्यालयों के ऊपर ये बनाए जाएंगे। इसके अलावा ये जो नए उद्योग, सॉरी, नए औद्योगिक जो पार्क है ये विकसित किए जाएंगे। ये कौन कौन सी जगह हैं ये थोड़ा देख लेना, जयपुर के अंदर फागी चोमू, मौजमाबाद, दूदू, और ये जो भी है अब सब आप इनको याद रखना है एक एक को। जैसे ये कोटपुतली बहरोड के अंदर के निमराना केंद्र हो गया, कोटा के रामगंज मंडी लाडपुरा केंद्र हो गया, धौलपुर का अपना बिजोली हो गया, सीकर का दातारामगढ़ हो गया, है ना। खेरतल तिजारा का अपना मुंडावर जो क्षेत्र है वहाँ पर, फलोदी के अंदर आहू और फलोदी, टोंक के निवाई के अंदर, डीडवाना के कुचामन के अंदर, और अजमेर के बिन्हा के अंदर हो गया, डीडवाना कुचामन के पर्वतसर के अंदर, सॉरी, है ना। तो ये नए औद्योगिक पार्क है ये विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा हम और देखें तो सरकार ने इसमें जो ज़मीन अलॉट की है ये यहाँ पर बता रहे हैं कि हम प्रतिदिन 8 उद्योगों को भूमि आवंटित कर रहे हैं, और उसमें से 800 एकड़ भूमि का हमने आवंटन किया अभी तक डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी लागू करके, ये बात बताई गई है। तो ये हमारा तीसरा पिलर कंप्लीट हो गया। अपना चौथा स्तंभ है मानव संसाधन का सशक्तिकरण, और इसके अंदर युवा विकास एवं कल्याण है। तो इनके लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है वो देखते हैं। इनके लिए मुख्यमंत्री युवा जो स्वरोजगार योजना है ये, एक मिनट, सॉरी, हाँ, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। इसमें 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए का ऋण है, ये 100% ब्याज अनुदान के साथ में उपलब्ध कराया जाता है, कि 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए का ऋण 100% ब्याज अनुदान था, अनुदान, सॉरी, मार्जिन मनी अनुदान आदि की सुविधा के साथ इसमें दी जाएगी। और इसमें आगामी वर्ष के अंदर पहले 30,000 युवाओं को इसके अंदर लाभान्वित किया जाएगा, और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
ये है इसके अंदर मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत आगामी वर्ष के अंदर 30,000 युवाओं को इसमें लाभान्वित किया जाएगा और 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए का ऋण है। ये 100% ब्याज अनुदान के ऊपर या मार्जिन मनी अनुदान के साथ में ये उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का व्यय किया गया है, किया जाना प्रस्तावित है। तो यह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का इसका उद्देश्य है। युवाओं को मतलब स्वरोजगार उपलब्ध कराने का इसका उद्देश्य रखा गया है। दूसरा इसमें देखें तो युवाओं के लिए एक नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी एनटीए है, उसी की तर्ज के ऊपर राजस्थान के अंदर आरएसटी है, मतलब राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना की जाएगी एनटीए की तर्ज के ऊपर ही और इसी के साथ में ऑनलाइन जो टेस्टिंग सुविधा युक्त टेस्ट सेंटर है, इनका निर्माण भी किया जाना प्रस्तावित है। ये किए जाएंगे। और बजट में इनके लिए क्या किया गया, एक वाइब्रेंट प्रोग्राम है, ये चलाया जाएगा। इनकी फुल फॉर्म आपको सबकी याद रखनी है। एक वाइब्रेंट प्रोग्राम ये चलाया जाएगा। ये है मतलब विद्यार्थियों के नवाचार व्यवहारिक रूप से स्टार्टअप के रूप में विकसित हो सके, इनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम के तौर पर ये चलाए जाएंगे। और ये कहाँ-कहाँ पर वाइब्रेंट प्रोग्राम पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में चयनित महाविद्यालयों के अंदर ये चलाए जाएंगे। प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालयों के अंदर वाइब्रेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे। किसके लिए चलाए जाएंगे? मेंटरशिप प्रोग्राम टाइप के हैं ये। नवाचार व्यवहारिक रूप से स्टार्टअप के रूप में मतलब विकसित हो सकें, उनके लिए विद्यार्थियों के लिए ये वाइब्रेंट प्रोग्राम चलाए जाएँगे। इसके अलावा जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्र है, ये 300 से अधिक महाविद्यालयों में पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। किसके लिए? महिलाओं बालिकाओं को आत्मरक्षा और स्वाभिमान की भावना जागृत करने की दृष्टि से। 300 हैं, वो तो पहले स्थापित है। अभी इस बजट के अंदर ये बताया गया है कि आगामी वर्ष के अंदर हम 150 और अतिरिक्त महाविद्यालयों के अंदर इन केंद्रों की स्थापना करेंगे और लगभग 25,000 छात्रों को इसके तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई जो केंद्र हैं, ये आगामी वर्ष के अंदर 150 अतिरिक्त महाविद्यालय के अंदर इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी और लगभग 25,000 छात्रों को इसके तहत प्रशिक्षित किया जाना है। वर्तमान में ये लगभग 300 से अधिक महाविद्यालय के अंदर ये स्थापित किए जा चुके हैं। ये प्रावधान किया गया है। इसके बाद में एक ड्रीम प्रोग्राम है, ये चलाया जाएगा, है ना? एक ड्रीम प्रोग्राम है, ये चलाया जाएगा। ये है महाविद्यालय के अंदर अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं, उनके रोजगार पर कौशल, कैरियर गाइडेंस है, डिजिटल मेंटरशिप है। इनकी आवश्यकता के लिए टेक्नोलॉजी इनबिल्ट परामर्श उनको प्रदान किया जा सके, है ना? सुलभ गुणवत्तापूर्ण है तथा टेक्नोलॉजी इनबिल्ट परामर्श प्रदान किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए ये ड्रीम प्रोग्राम है, ये चलाया जाएगा सरकार के द्वारा। और प्रथम चरण के तहत इसमें लगभग 50,000 विद्यार्थियों को इसमें लाभान्वित किया जाना का लक्ष्य रखा है। तो पहले चरण के अंदर कितने 50,000 को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। तो ड्रीम प्रोग्राम है, ये चलाए जाने की बात की गई है। इसके हम आगे देखेंगे तो एक है नशा मुक्ति नशा मुक्त राजस्थान है। इस जो अपनी संकल्पना है, इसको साकार करने के लिए राज सवेरा ये राज सवेरा चलाया जाएगा। ये हो गया अपना स्टेट वाइड एंटी ड्रग विजिलेंस एनफोर्समेंट रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस। तो ये चलाया जाएगा अपना राज सवेरा। ये नशा मुक्त है, नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना है, इसके लिए चलाया जाएगा। इसमें क्या क्या प्रोविजन किया गया आगे देखो। ये हो गया जिला चिकित्सालय में नशा मुक्ति वार्ड है, ये स्थापित किए जाएंगे हर जिला चिकित्सालय के अंदर। और उच्च शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? उच्च शिक्षा का विस्तार था तकनीकी। आप देखो कि उच्च शिक्षा का विस्तार तथा तकनीकी शिक्षा व्यवस्था, इसके लिए विद्यालयों के अंदर अपने महाविद्यालय के तौर पर एक तो नवीन महाविद्यालय बालोतरा वाला हो गया, सॉरी बालोतरा के अंदर स्थापित किया जाएगा। और कृषि महाविद्यालय एक कनावर भरतपुर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट है उच्च शिक्षा के विस्तार तथा तकनीकी वाले में कोटा विश्वविद्यालय के जो कोटा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा शोधपीठ की स्थापना की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। कोटा विश्वविद्यालय के अंदर भगवान बिरसा मुंडा शोधपीठ की स्थापना की जाएगी। ये कहाँ पर की जानी है? कोटा विश्वविद्यालय के अंदर स्थापित की जानी है। इस शोधपीठ की स्थापना की जाएगी कोटा विश्वविद्यालय के अंदर। ये पूछा जा सकता है यहाँ से। प्रदेश के अंदर स्किलिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, इसके लिए जैसा कि राज्य के अंदर पहली बार आउटकम बेस्ड स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड है, ये लाया जाएगा एक तो। और इसके तहत प्लेसमेंट आधारित मापदंड पूरे होने पर ही क्या होता है, भुगतान किया जाएगा। तो आउटकम बेस्ड स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड है, ये लाया जाएगा एक तो।
इसके अलावा 1000 युवाओं को इसमें टारगेट रखा है, 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानीज, फ्रांस, जर्मनी और कोरियन इन भाषाओं में प्रशिक्षण सुविधा दी जाएगी। तो ये जो भाषाओं के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, इनको ध्यान रखना हमें थोड़ा। एक तो अंग्रेजी है, एक जापानीज है, एक फ्रेंच है, जर्मनी होगी और कोरियन होगी। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम देखते हैं कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडस्ट्री रेडी एम्प्लॉय, मतलब मेनली इंडस्ट्री रेडी एम्प्लॉय बनाने के लिए प्रत्येक जिले के अंदर, ये कहाँ पर किया जाएगा, प्रत्येक जिले के अंदर किया जाएगा। प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़ते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रारंभ की जाएगी। ये हमें एक आपको याद रखना है मेनली। और आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश के अंदर ये यहाँ पर बताया गया है कि आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत लगभग 7500 मतलब 7500 रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। इनका एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है और अब इनको मेंटोरशिप या इनको स्केलिंग करने के लिए एक हम आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम है, ये प्रारंभ करेंगे। तो ये आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम ये प्रारंभ किया जाएगा। ये किन के लिए किया जाएगा, जो वर्तमान में रजिस्टर्ड हो चुके हैं 7500 से अधिक जो स्टार्टअप हैं, ये जो स्थापित हो चुके हैं, इनको स्केलिंग करने के लिए, इनको मेंटरशिप प्रदान करने के लिए आई स्टार्ट जो एम्बेसडर प्रोग्राम है, ये यहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा। इसके बाद में टेक्नो हब है, ये स्थापित किए जाएंगे। टेक्नो हब कहाँ कहाँ पर, अजमेर, भरतपुर और कोटा, इन 3 जगह की यहाँ पर है। अजमेर के अंदर, भरतपुर और कोटा, इन 3 जगह ये टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे। जो अपनी टिंकरिंग लैब हो गई, डीप टेक लैब हो गई, डाटा व एआई लैब्स जैसी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से युक्त होंगे ये जो टेक्नो हब होंगे। और 3 जगह इनको स्थापना की जानी है, अजमेर, भरतपुर और कोटा के अंदर यहाँ पर इसमें प्रावधान किया गया है। और इसके लिए 30 करोड़ रुपए का व्यय। देखो ये रुपए हैं, ये हर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ स्कीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने हैं। मेनली कौन सी स्कीम है, उसका उद्देश्य क्या है, वो कौन सी जगह है, इस प्रकार से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसा कि अपना टेक्नो हब हो गया अजमेर, भरतपुर, कोटा के अंदर, यहाँ पर इनकी स्थापना करना है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें व्यवसाय शिक्षा के लिए यहाँ पर इस पॉलिसी के अंदर जो व्यवसाय शिक्षा है, इसको बढ़ावा देने के लिए बात की गई थी। तो इसके लिए सरकार है यहाँ पर क्या प्रावधान किया गया है, वो देखते हैं। आगामी सत्र के अंदर यहाँ पर 500 और विद्यालयों को व्यवसाय शिक्षा से जोड़ा जाएगा। अभी तक सरकार है लगभग 4019 विद्यालयों को तो इसके तहत इनमें संचालित है व्यवसाय शिक्षा। लेकिन आगामी सत्र 26-27 के अंदर 500 और विद्यालयों में व्यवसाय शिक्षा शुरू की जाएगी, ये चीज़ होगी। दूसरी है स्कूल टू वर्क, यहाँ पर देखोगे स्कूल टू वर्क व्यवसाय शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कर प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को उन्नत व्यवसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। स्कूल टू वर्क इसके तहत है ना, व्यवसाय शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करके हर जिले के अंदर एक विद्यालय को उन्नत व्यवसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर इसको इसके तहत क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है, ये किया जाएगा। आगे डीबीटी जो ई वाउचर है, ये सुविधा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसमें देखोगे आप टैबलेट और लैपटॉप दिए जाते हैं। किन किन को दिए जाते हैं, कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं, इनमें जो पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थी हैं, कौन से 8वीं के अंदर 10वीं में 12वीं, इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट और लैपटॉप दिए जाने के लिए, सॉरी टैबलेट हो गया लैपटॉप, ये खरीदने के लिए इनको ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपये दिए जाएंगे। अब वो कोई भी ले सकता है, टैबलेट लो या लैपटॉप लो, वो उन पे खुद पे डिपेंड है। इसके लिए 20,000 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं, इसमें देखो 9वीं और 11वीं नहीं है, 8वीं 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद में निःशुल्क जो साइकिल वितरण योजना है, इसके तहत कक्षा 9वीं के अंदर जो भी प्रवेश लेने वाले जो जरूरतमंद छात्राओं हैं, लड़कियों के लिए है, उनके लिए साइकिल हेतु ई वाउचर दिए जाएंगे। और कक्षा 1 से 8 तक आप देखोगे, इसमें 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया। इसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया इसमें। तो निःशुल्क जो यूनिफॉर्म है, ये कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए है। कितने, 40 लाख की इसमें संख्या है, 40 लाख को ये विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाना है। 250 करोड़ रुपए का इसके अंदर प्रावधान किया गया। निःशुल्क साइकिल वितरण है, ये कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली जो जरूरत प्रवेश लेने वाली छात्राओं के लिए है, और साइकिल हेतु ये हो गया। और 8वीं 10वीं और 12वीं के अंदर जो
मेधावी विद्यार्थी होंगे उनके लिए टैबलेट और लैपटॉप के लिए 20,000 रुपये उपलब्ध कराए जाएँगे। इसमें आगे देखें तो निपुण कैलेंडर है एक, ये निपुण कैलेंडर ये दिए जाएँगे कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के माता-पिता, अभिभावकों को स्कूल की जो गतिविधियाँ हैं उनके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना और बच्चों को घर पर पढ़ने में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से निपुण कैलेंडर दिए जाएँगे। तो निपुण कैलेंडर का उद्देश्य क्या है? ये थोड़ा याद रखना हमें कि कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को माता-पिता, अभिभावकों को स्कूल की गतिविधियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना और बच्चों को घर पर पढ़ने में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से निपुण कैलेंडर है, ये उपलब्ध कराया जाएगा। एक है जादुई पिटारा, ये नाम आया, अब इनसे ये पूछ लेगा कि जादुई पिटारा क्या है? तो ये है खेल आधारित शिक्षा के लिए खेल सामग्री है, ये उपलब्ध कराना है। ये आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर बच्चों को है, उनके समग्र विकास के लिए उपलब्ध कराए जाएँगे। जादुई पिटारा इनसे संबंधित है। इसमें और आगे देखेंगे हम तो एक है राजपहल, अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजपहल है राजपहल कार्यक्रम है, ये प्रारंभ किया जाएगा। ये किसके लिए प्रारंभ किया जाएगा? जो घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय हैं या जैसे कि गाड़िया, लोहार, बंजारा इत्यादि। ये मजदूर वर्ग के जो परिवार हैं, ये जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको जाना पड़ता है और इन परिवारों के जो बच्चे हैं, वो भी इनके साथ में जाते हैं इधर-उधर। तो इससे जैसा कि माइग्रेशन टाइप की स्कूल हो गई, स्कूल ऑन व्हील स्थापित किया जाएगा इसके अंदर, है ना? तो अस्थायी शिक्षा शिविर संचालित किए जाएँगे। प्रथम चरण के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर एक का टारगेट रखा है कि हर जिले के अंदर एक स्कूल ऑन व्हील स्थापित किए जाएँगे इसके तहत, ताकि वो अपनी जो पढ़ाई है वो अपनी कंटिन्यू रख सके। इसके लिए तो राजपहल नाम से ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो राजपहल कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है? ये ध्यान रखना है और इसकी फुल फॉर्म, हाँ, हर की इनकी फुल फॉर्म तो आपको याद रखनी है। तो राजपहल है, ये जो जितने भी घुमंतु लोग हैं, इनके बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए ये व्यवस्था है इसके अंदर, कि प्रत्येक जिले के अंदर एक स्कूल ऑन व्हील है, ये स्थापित किया जाएगा। ये हमें याद रखना है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे, तो एक है पर्सनलाइज़्ड लर्निंग लैब्स, इनकी स्थापना की जाएगी। इन मेनली ये 1000 विद्यालयों के अंदर एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब है, ये स्थापित की जाएगी। इनका उद्देश्य क्या है? कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को भाषा और गणित में लर्निंग गैप्स को पूरा करने के लिए स्मार्ट लर्निंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, है ना? तो कक्षा 6वीं से 7वीं तक के कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्रावधान किया गया है। तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स लगभग 1000 विद्यालयों के अंदर ये प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें एक तो जोधपुर के अंदर जो स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है, उसके अंदर स्पेस गैलरी है, इसका निर्माण करवाया जाएगा। और एक स्पेस गैलरी अपने साइंस पार्क कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। तो साइंस पार्क जयपुर के अंदर है, उसके अंदर स्पेस गैलरी और चिल्ड्रन गैलरी इनका निर्माण किया जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जयपुर के अंदर साइंस पार्क के अंदर तो स्पेस गैलरी और ये चिल्ड्रन गैलरी 2 का निर्माण किया जा रहा है और जोधपुर के अंदर स्पेस गैलरी का निर्माण किया जाएगा, जो स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है, उसके अंदर ये इसका निर्माण करवाया जाएगा। ये आपको याद रखना है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जोधपुर के अंदर मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? जोधपुर के अंदर की जाएगी, मेजर शैतान सिंह कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की। इसमें इसका मेन उद्देश्य क्या है? कि जो पूर्व सैनिक है, वीरांगनाएँ, पूर्व सैनिकों की विधवाओं तथा उनके आश्रितों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण देना है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधा दिए जाने के उद्देश्य से ये इनकी स्थापना की जा रही है। जोधपुर के अंदर किया जाएगा, मेजर शैतान सिंह विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जोधपुर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम आगे देखें तो एक इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। अभी प्रथम चरण के अंदर ये है जोधपुर के अंदर टोंक, शेरगढ़, झुंझुनू, इन जगह इन कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। पहले चरण के अंदर जोधपुर के अंदर टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू, ये 4 जगह हैं, चारों नाम याद रखने हैं। जोधपुर हो गया, टोंक हो गया, शेरगढ़ हो गया और झुंझुनू हो गया। इन 4 जगह इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। इनमें होगा क्या? देखो, जो भी सेवारत सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हो गए, वीरांगनाएँ होंगी, आज या उनके आश्रित हैं, उनको विभिन्न सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें, इसके लिए, है ना? विभिन्न सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें, इसके लिए इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जानी है। अभी पहले चरण के अंदर 4 जगह रखी हैं, जोधपुर, टोंक, शेरगढ़, झुंझुनू यहाँ पर, और इसके लिए 36 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये हो गया।
इसमें आगे और देखेंगे तो जो पोस्ट कारगिल युद्ध में शहीद हुए जितने भी हैं, या फिर बाद में जो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए, उन सैनिकों के कक्षा 1 से 12 में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, कक्षा 1 से 12 में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, या भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में पढ़ने वाले प्रतिभावान पुत्रियों को, जो पहले उनको जो राशि दी जाती थी, उसको बढ़ा करके अभी प्रतिमाह 2500 रुपये कर दिया गया। 2500 रुपये वार्षिक किया जाना प्रस्तावित है। देखो, पहले ये प्रतिमाह दिया जा रहा था, है ना? और अब इसको बढ़ा करके लगभग 2500 रुपये वार्षिक, 1 मिनट सॉरी, यह है 2500 रुपये वार्षिक, 2500 रुपये वार्षिक किया जाना प्रस्तावित है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इन जो सैनिक थे, इनके एक तो 1 से 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे हो गए, और 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले प्रतिभावान पुत्रियाँ होंगी भूतपूर्व सैनिकों की। इनके लिए 2500 रुपये अब वार्षिक किया जाना प्रस्तावित यहाँ पर किया गया है। एक जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या प्रावधान किया गया है यहाँ पर? अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनके लिए जो छात्र हैं व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा, या अल्पसंख्यक, इसमें यह है कि व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए अगर वो लोन लेते हैं, लोन किससे लेते हैं? आरएमएफडीसीसी से, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम है, इससे अगर वो लोन लेते हैं तो उनको 2% की एक्स्ट्रा ब्याज पर छूट है, ब्याज दर पर 2% की छूट दी जाएगी। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए यह है कि अपनी जो व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए अगर वो लोन लेते हैं आरएमएफडीसीसी से, तो उसके लिए ब्याज दर पर 2% एक्स्ट्रा छूट यहाँ पर दी जाने की बात की गई है, ये दी जाएगी। इसके बाद में एक है सीएम राइज है, सीएम राइज स्कूलों में क्रमोन्नत किए जाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। नवीन क्लेवर कैरियर काउंसलिंग स्मार्ट बोर्ड्स वीसी सेटअप, है ना? बिल्डिंग एज लर्निंग एड हो गया, जैसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त, ये आधुनिक सुविधाओं आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 400 विद्यालयों को इसमें रखा गया। 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से सीएम राइज स्कूलों के अंदर क्रमोन्नत किया जाने का यहाँ पर प्रावधान है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने विद्यालय हैं? 400 विद्यालय हैं। सीएम राइज के रूप में इनको आधुनिक सुविधा से इनका विकास किया जाना है, जैसा कि राजस्थान इनोवेटिव स्किल स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी के रूप में इनको क्रमोन्नत किया जाएगा। 400 स्कूल को इसके तहत क्रमोन्नत किया जाना है। अब खेल से संबंधित देखते हैं क्या क्या प्रावधान किया गया है। खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देना था, खेल जो सुविधाएं हैं इनके लिए आप देखोगे कि ग्राम पंचायतों के ऊपर, अब ग्राम पंचायतों के अंदर ओपन जिम और खेल मैदान संबंधी सुविधाएं हैं, ये चरणबद्ध रूप से विकसित किए जाएंगी। और इसके अंदर पहले चरण में जो 2500 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत है, 2500, हाँ 2500 से अधिक आबादी वाली जो ग्राम पंचायत है, उनके अंदर हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम और खेल मैदान संबंधी सुविधाएं यहाँ पर चरणबद्ध रूप से विकसित की जाएंगी। दूसरी एक है ये अपना स्पीड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट एंड एफिशिएंसी डेवलपमेंट है, ये विकसित किया जाएगा। खेल परिषद अकादमियों की स्टेडियम में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो एथलेटिक्स हैं कि परफॉर्मेंस मापने के लिए, तो मेनली एथलेटिक्सों की परफॉर्मेंस मापने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में स्पीड है, इसको विकसित किया जाएगा। स्पीड है, इसकी फुल फॉर्म आपको देखनी है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट एंड एफिशिएंसी डेवलपमेंट विकसित किया जाएगा। ये हो गया। अब इम्पोर्टेंट देखो 2-3 फैक्ट यहाँ पर है। एक तो राणा पूंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना, ये कहाँ पर की जा रही है? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। तो राणा पूंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना कहाँ पर? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। 10 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। राणा पूंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना नाथद्वारा राजसमंद में। और एक दूसरी है लालगढ़ जटान जो सादुल शहर श्री गंगानगर के अंदर है, वहाँ पर हैंडबॉल अकादमी की स्थापना की जा रही है। तो हैंडबॉल अकादमी की गंगानगर के लालगढ़ जटान वहाँ पर, और नाथद्वारा राजसमंद के राणा पूंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना की जा रही है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। उसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि आधारभूत संरचनाओं का विकास के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर है खेलो राजस्थान यूथ गेम है, ये इनको करवाए जाने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये कौन से 4 स्तर पर? एक तो देखो ग्राम पंचायत स्तर पर, ये तो ग्राम पंचायत स्तर पर हो गया।
एक ब्लॉक स्तर पर हो गया और एक हो गया जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। ग्राम पंचायती स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर इनका आयोजन किया जाएगा 4 स्तर पर। ये पूछा जा सकता है और इनके लिए 50 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का। ये हो गया अपना, ये काफ़ी बड़ा था। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखो, हम खेल गतिविधियों के अंदर देखें तो क्या प्रावधान किया गया है? इसके लिए 2500 से अधिक आबादी वाली जो भी ग्राम पंचायतें हैं, उनके अंदर ओपन जिम और खेल मैदान की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। ये हो गया। और जो एथलेटिक्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस मापने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के रूप में स्पीडी है, ये विकसित की जाएगी स्पीडी। ये हो गया। और दूसरी चीज़, राणापुंजा जनजातीय खेल अकादमी, इसकी स्थापना की जाएगी कहाँ पर? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। हैंडबॉल अकादमी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? लालगढ़ जटान के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर। और महाराणा प्रताप जो खेल विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है, उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है आधारभूत संरचनाओं का विकास के लिए। और खेलो राजस्थान जो यूथ गेम है, ये 4 स्तर पर कराए जाने हैं। ग्राम स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी इनका आयोजन कराया जाना है। इसके लिए भी 50 करोड़ का प्रावधान किया है। ये देख लेना है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं ऊपर। एक सीएम राइज़ के रूप में कुछ स्कूलों को, जैसे 400 स्कूल हैं, इनको क्रमोन्नत यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें एकदम सब सुविधाएँ आधुनिक होगी। आधुनिक सुविधाओं के साथ में स्मार्ट बोर्ड हो गया, इस प्रकार की सब सुविधाओं के साथ में 400 स्कूलों को इसमें सीएम राइज़ के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा। और हम ऊपर देखते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, अगर वो अपनी व्यावसायिक शिक्षा या तकनीक शिक्षा के लिए लोन लेते हैं, और लोन किससे लेते हैं? आरएमएफडीसीसी से अगर लोन लेते हैं, तो ब्याज दर पर उनको 2% की छूट दी जाने की यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। और देखें जो हुँ, पोस्ट कारगिल युद्ध के बाद में जो भी शहीद शहीद हुए हैं या फिर परमानेंटली डिसेबल्ड सैनिक हैं, उनके कक्षा 1 से 12वीं तक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, या भूतपूर्व सैनिकों के कक्षा 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले जो पुत्रियाँ हैं, उनको जो देय राशि थी, उसको बढ़ा कर के अब 2,500 ₹2500 वार्षिक यहाँ पर किया गया है। ये हो गया। और एक है अपनी इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। ये सभी सुविधाएँ एक ही जगह मिल जाएँ, इसके लिए। और पहले चरण के अंदर 4 जगह, जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू, इन 4 जगह ये इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर हम और देखेंगे तो जो पूर्व सैनिक सैनिक हो गए, उनकी वीरांगना, पूर्व सैनिकों की विधवा या उन पर जो भी आश्रित हैं, उनके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधा दिए जाने के उद्देश्य से जोधपुर के अंदर मेजर शैतान सिंह कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? जोधपुर में की जाएगी। उद्देश्य क्या है? जो भी सैनिक हैं, पूर्व सैनिक या वीरांगना, पूर्व सैनिकों की विधवा जो भी है, ये इन पर आश्रित है, इनके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रशिक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई है। और कहाँ पर की गई है? जोधपुर के अंदर। इसके अलावा हम और देखें तो जोधपुर के अंदर जो अपना स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है, उसके अंदर स्पेस गैलरी की स्थापना की जाएगी। और साइंस पार्क जो जयपुर के अंदर है, इसमें स्पेस गैलरी और चिल्ड्रन गैलरी, इसका निर्माण किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर हमने और देखा, एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स जो एआई आधारित होंगी, इनका 1000 विद्यालयों के अंदर, है ना? 1000 विद्यालयों के अंदर एआई आधारित इनका पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब की स्थापना की जानी है। और ये कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जो गणित, भाषा, गणित के अंदर लर्निंग गैप है, उसको पूरा करने के लिए एज ए स्मार्ट लर्निंग इकोसिस्टम के रूप में इनको विकसित किया जा रहा है। जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब है, इनका विकास किया जाएगा। हमने एक देखा था राजपहल। तो राजपहल क्या है? राजपहल जो घुमंतू समुदाय के जो भी हैं, तो इनके बच्चे हैं, इनको अपनी स्कूलिंग है ये कंटिन्यू रखने के लिए ये व्यवस्था है। स्कूल ऑन व्हील्स, मतलब चलती हुई स्कूल, पहियों पर चलती हुई स्कूल, है ना? इस टाइप का ये राजपहल कार्यक्रम है, ये प्रारंभ किया जाएगा। और इसमें 1000 स्कूल ऑन व्हील है, ये स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा हम और देखते हैं तो ऊपर देखेंगे हम, सॉरी, हम्म, राजपहल हो गया। इसके अलावा ऊपर देखेंगे जो जादुई पिटारा। जो जादुई पिटारा है, ये खेल आधारित जो शिक्षा गतिविधि है, इनके साथ में खेल सामग्री, इनके लिए जादुई पिटारा ये उपलब्ध कराया जाएगा। और निपुण कैलेंडर है, ये कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए हो गया।
और इसके अलावा हमने देखा था निःशुल्क यूनिफॉर्म है, ये कक्षा 1 से 8वीं तक के 40 लाख बच्चों को है, ये उपलब्ध करवाना है, 250 करोड़ का इसके लिए प्रावधान किया गया है। और निःशुल्क जो साइकिल वितरण है, कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों को ई-वाउचर के रूप में उपलब्ध किया जाएगा। टैबलेट और लैपटॉप के लिए 20,000 रुपए दिए जाएँगे, 8वीं, 10वीं, 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ये दिए जाएँगे, है ना? डीबीटी ई-वाउचर योजना वाला ये हो गया। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कि 26-27 का जो आगामी सत्र है, उसके अंदर 500 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। पहले से व्यावसायिक शिक्षा 4019 विद्यालयों के अंदर पहले से चल रही है और इसको और बढ़ा करके 500 विद्यालयों में आगे वाले सत्र में और शुरू की जाएगी। स्कूल टू वर्क व्यावसायिक जो शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कर प्रत्येक जिले के अंदर एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के तौर पर यहाँ पर क्रमोन्नत किया जाना है। ये व्यावसायिक शिक्षा के लिए हो गया। टेक्नो हब है, अजमेर, भरतपुर, कोटा 3 जगह टेक्नो हब है, इस ये स्थापित किए जाएँगे। इसके अलावा हम देखते हैं आई स्टार्ट एम्बेसडर जो प्रोग्राम है, ये प्रारंभ किया जाएगा। अभी तक जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो तैयार हुआ है, 7,500 रजिस्टर्ड स्टार्टअप हो गए, अब उनको मेंटरशिप के लिए और स्केलिंग के लिए आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम है, ये शुरू किया जाएगा। और एक है प्रत्येक जिले के अंदर, है ना, इंडस्ट्री रेडी एम्प्लॉइज बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये हर जिले के अंदर शुरू किया जाएगा। और स्किलिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एक तो ये प्रोग्राम हो गए अपने, इसके अलावा आउटकम बेस्ड स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड है ना, ये लाया जाएगा। ये प्लेसमेंट आधारित मापदंड पूरा होने पर ही इनका भुगतान किया जाएगा। और ये तो 5 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, जापानीज, फ्रेंच, जर्मनी और कोरियन। इसके लिए 1,000 युवाओं को इसके तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। ये 5 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन और कोरियन। ये 5 भाषाएं आपको याद रखनी है। और उच्च शिक्षा में विस्तार के लिए हमने तकनीकी शिक्षा के लिए देख लिया। उच्च शिक्षा के लिए ये जो नई विद्यालय है, बालोतरा के अंदर कृषि महाविद्यालय, कन्नावर, भरतपुर के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। और एक जो इम्पोर्टेंट है, कोटा विश्वविद्यालय के अंदर भगवान बिरसा मुंडा, है ना, कोटा भगवान बिरसा मुंडा शोधपीठ की स्थापना की जाएगी कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर। ये हमें ध्यान रखना है। नशा मुक्ति के लिए राज सवेरा ये चलाया गया है। और इसके तहत जैसा कि जिला चिकित्सालय में नशा मुक्ति बोर्ड है, ये स्थापित किए जाएंगे, लेकिन राज सवेरा का संबंध है नशा मुक्ति से। ये देख लें। जो ड्रीम प्रोग्राम है, ये 50,000 विद्यार्थियों को इसके तहत लाभान्वित किया जाएगा, है ना, तो ड्रीम प्रोग्राम हो गया। इसके अलावा हम और देखें तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्र है, ये 300 तो अभी तक हैं और अभी 150 और अतिरिक्त महाविद्यालयों के अंदर इनकी स्थापना की जाएगी। इसके तहत 25,000 छात्रों को प्रशिक्षित किया जाना है। इसके अलावा वाइब्रेंट है, वाइब्रेंट जो प्रोग्राम है, ये प्रत्येक जिले के अंदर चयनित महाविद्यालयों के अंदर मेंटरशिप के तौर पर ये वाइब्रेंट प्रोग्राम ये चलाए जाएंगे। राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, इसकी स्थापना की जाएगी एनटीए के तर्ज पर, जो सेंटर के अंदर है उसी के तर्ज पर। और ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा युक्त टेस्ट सेंटर है, इनका भी निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री जो युवा स्वरोजगार योजना है, उसके तहत 1,00,000 युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा और 100% ब्याज अनुदान, है ना, मार्जिन मनी अनुदान आदि की सुविधा के साथ में दिया जाएगा। और आगामी वर्ष के अंदर इसके तहत 30,000 युवाओं को इसके तहत लाभान्वित किया जाना है। ये हो गया अपना युवाओं के लिए। अब हम देखते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर बजट में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं? उसमें देखें तो पहले तो ये बताया गया कि 2047 तक हमारा लक्ष्य क्या है? मतलब राजस्थान का लक्ष्य क्या है? समृद्ध राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान के लिए हमारा लक्ष्य ये है, ये बताया गया लक्ष्य। इसमें आप देखोगे, एक तो यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज है, ये प्राप्त करना। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा दर है, इसको 77 वर्ष से अधिक करना। मातृ मृत्यु दर जो एमएमआर है, इसको घटाकर 15 प्रति लाख। और शिशु मृत्यु दर जो आईएमआर है, इसको करना है हमें 10 प्रति हजार लाइव बर्थ से, इसको कम करना है। ये कुछ लक्ष्य हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। वर्तमान में कितने हैं ये, वो हम इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सब अपडेट के साथ में मिलेंगे, हमें वहाँ से वो याद करने हैं। और जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उसके दौरान वो चीज़ें हम कवर करेंगे। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। देखो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है राज सुरक्षा, है ना, राज सुरक्षा है। राजस्थान सिस्टम ऑफ अर्जेंट रेस्पॉन्स एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस योजना, तो राज सुरक्षा योजना है, ये लागू की जाएगी। राज सुरक्षा योजना किसके लिए है? जो सड़क दुर्घटना होगी, प्रसूति होगी, हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों के अंदर मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, तो मरीजों को त्वरित उपचार के लिए राज सुरक्षा योजना है, ये सरकार लेकर के आएगी।
इस योजना के तहत क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं, ये क्या-क्या प्रावधान किए जाएँगे, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है 24/7 क्रिटिकल कैरियर कमांड सेंटर की स्थापना करना हो गया। गंभीर दुर्घटना प्रकरणों के लिए राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से जो स्थानीय डॉक्टर होंगे, उनको लाइव कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाना हो गया। इस प्रकार की इसमें और भी जैसा कि कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस धारक हैं, उनके लिए सीपीआर का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। है ना? इस प्रकार से सभी संभाग स्तर पर समस्त चिकित्सक हैं, उनको पैरामेडिकल स्टाफ को चरणबद्ध तरीके से कार्डिक लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेशन कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाना। इस प्रकार की इनमें कई चीज़ें हैं। ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए तो मेन यही है कि राज्य सुरक्षा है, ये योजना लागू की जाएगी। किससे संबंधित है राज्य सुरक्षा योजना? राज्य सुरक्षा योजना है जो सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों के अंदर मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, उसके लिए राज्य सुरक्षा योजना है, ये सरकार लेकर के आएगी। ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हम आगे देखें तो सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, दूसरी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में दूसरी इम्पोर्टेंट बात की गई है बजट के अंदर सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सरकार राजममता मतलब राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल प्रोग्राम चलाया जाएगा। ये राजमंत्रा प्रोग्राम ये चलाया जाएगा मानसिक स्वास्थ्य, है ना, इनके लिए। इसमें जैसे मानसिक अवसाद, चिंता, आत्महत्या आदि की काफ़ी घटनाएँ हैं, बढ़ती जा रही हैं, तो इसके लिए। इसमें क्या-क्या प्रावधान किए गए इसके अंदर, जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। ये कहाँ पर की जाएगी? जयपुर के अंदर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। ये कहाँ पर? जयपुर के स्वयं मानसिक चिकित्सालय, यहाँ पर की जाएगी चिकित्सालय के अंदर। दूसरी चीज़ मेंटल हेल्थ जो केयर सेल हैं, इनकी स्थापना की जाएगी प्रत्येक जिला मुख्यालयों के ऊपर। मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी। और अलग-अलग जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं या उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, इनके अंदर समय-समय पर ये स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ये चले जाएँगे। विद्यालय, महाविद्यालय के अंदर और अपने जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर इनमें उम, कम से कम 1 महीने में 1 बार तो, है ना, अवेयरनेस सेशन है, ये अनिवार्य किया गया है। किया जाएगा इसके तहत, है ना, राजमंत्रा के तहत मानसिक स्वास्थ्य, ये हो गया राजमंत्रा का। इसके बाद में आगे देखें तो बच्चों के लिए आईपीडी टावर की स्थापना की जाएगी जेके लोन चिकित्सालय जयपुर के अंदर। 500 बेड की क्षमता का है, 75 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है। 75 करोड़ का प्रावधान है और ये 500 बेड का ये बनाया जाएगा। आईपीडी टावर की स्थापना कहाँ पर? जेके लोन चिकित्सालय है जयपुर के अंदर, वहाँ पर ये बच्चों के बेहतर इलाज की चिकित्सा सुविधा के लिए ये किया गया है यहाँ पर। और इसी में एक इंटीग्रेटेड राज्य स्वास्थ्य ऐप है, ये विकसित किया जाएगा। ये किन-के लिए विकसित किया जाएगा? चिकित्सालय में जो वार्ड्स की साफ-सफाई, देखभाल आदि सुविधाओं को नियमित, है ना, उनको मॉनिटरिंग हो सके, आकस्मिक दुर्घटना होने पर त्वरित रिस्पॉन्स आदि मरीजों के लिए उनके परिजनों को फीडबैक आधार पर व्यवस्था मतलब सुधार किए जाने की दृष्टि से इंटीग्रेटेड राज्य स्वास्थ्य ऐप ये विकसित किया जाने की, ये प्रावधान किया गया इसमें। और एक अटल आरोग्य फूड कोर्ट है, ये स्थापित किए जाएँगे। अटल आरोग्य कोर्ट है, ये कहाँ पर स्थापित किए जाएँगे? चिकित्सा महाविद्यालयों के अंदर समस्त अस्पताल हैं, उनके मरीज, उनके परिजन, स्टाफ एवं विद्यार्थियों को उचित दर पर पौष्टिक भोजन मिल सके। मेनली है जो स्टाफ हो गया या परिजन हो गए, मरीज हो गए, इन सब के लिए उचित दर के ऊपर पौष्टिक भोजन मिल सके, इसके लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किए जाएँगे और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें हम आगे देखेंगे एक मोक्ष वाहिनी है। मोक्ष वाहिनी है, तो ये क्या है? ये दुर्घटना में अगर कोई जान गँवाता है, तो उसके पार्थिव शरीर को चिकित्सालय से सम्मानपूर्वक रूप से, है ना, मोर्चरी से सम्मानपूर्वक रूप से घर तक पहुँचाने के लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी मोक्ष वाहिनी योजना, इसके तहत। तो अपनी मोक्ष वाहिनी हो गया, 5वाँ स्तंभ शुरू करने से पहले एक बार इनको जो 4th स्तंभ के चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधान है, इनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, मोक्ष वाहिनी योजना है, किनके लिए है? जो दुर्घटना के अंदर जान गँवा देते हैं और मोर्चरी से उनको निःशुल्क रूप से घर तक, है ना, सम्मानपूर्वक उनका पार्थिव शरीर है उसको पहुँचाने के लिए मोक्ष वाहिनी योजना है, इसके लिए है। दूसरी अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किए जाएँगे, कहाँ पर किए जाएँगे? चिकित्सा महाविद्यालयों के अंदर। किनके लिए किए जाएँगे? मरीज, परिजन, स्टाफ, विद्यार्थी सब। किसके लिए? उचित दर पर पौष्टिक भोजन इनको मिल सके। कितना प्रावधान है? 100 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है। अटल आरोग्य फूड कोर्ट इसकी स्थापना होगी। एक इंटीग्रेटेड राज्य स्वास्थ्य ऐप है, ये किनके लिए? चिकित्सालय में वार्ड की साफ-सफाई, देखभाल आदि सुविधाओं को नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा सके, है ना? और आगे आकस्मिक दुर्घटना होने पर त्वरित रिस्पॉन्स तथा मरीजों, उनके परिजनों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर ये
राज सेतु जो इंटीग्रेटेड राज सेतु स्वास्थ्य ऐप है, ये विकसित किया जाएगा। ये हो गया। एक आईपीडी टावर की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? जेके लोन चिकित्सालय जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। कितने बेड का होगा? 500 बेड का होगा, है ना? और इसके अंदर 75 करोड़ रुपए का लागत आएगी। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, मतलब बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए ये स्थापना की जाएगी। तो ये आईपीडी टावर जेके लोन, ध्यान रखना, जयपुर के अंदर। इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसके अंदर एक राजमंत्रा नाम से प्रोग्राम चलाया जाएगा। उसके तहत ये स्वाभिमान सिंह अपना जयपुर है ना, चिकित्सालय, इसके अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ, इसकी स्थापना की जाएगी जयपुर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में जैसा कि मेंटल हेल्थ केयर सेल है, जिला मुख्यालयों पर स्थापना हो गई। जो अलग अलग विद्यालय महाविद्यालय हैं, इनके अंदर एज ए मेंटल हेल्थ जो सेशन चलाए जाएंगे अलग अलग उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर। और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए तो महीने में एक बार न्यूनतम कम से कम एक सेशन तो होना ही है ना। ये इसके साथ में ये लेकर के आएंगे। राजमंत्रा प्रोग्राम है, ये चलाया जाएगा मानसिक स्वास्थ्य के लिए। इसके ऊपर हम देखें तो एक अपना राज सुरक्षा है, ये योजना लागू की जाएगी। राज सुरक्षा योजना किनके लिए है? सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसे आपात स्थितियों के अंदर मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए राज सुरक्षा योजना इसके लिए लेकर के आएंगे। और बस मेनली यही है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए। अब हम आगे लेते हैं अपना, सॉरी, पांचवा स्तंभ शुरू करते हैं हम अपना। तो ये फोर्थ स्तंभ काफी बड़ा था। पांचवा स्तंभ आप देखते हैं। पांचवें स्तंभ के अंदर है सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के लिए। इसके लिए क्या क्या प्रावधान किया गया बजट के अंदर, वो हम देखें। हम तो महिला सशक्तिकरण के लिए पहला यही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और महिला सशक्तिकरण के लिए। अब तक सरकार बता रही है कि 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी के तहत श्रेणी के अंदर लाया गया है। 16 लाख महिलाओं को लख लखपति दीदी के तहत इनमें इस श्रेणी के अंदर लाया गया है। अब आगे और जिला स्तर पर यहाँ पर रूरल वुमेन बीपीओ, ये है जिला स्तर के ऊपर रूरल वुमेन बीपीओ, ये स्थापित किए जाएंगे प्रत्येक जिला स्तर के ऊपर। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए और एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर रूरल वुमेन बीपीओ है, ये स्थापित किए जाएंगे। और इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ना। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके बाद में हम आगे देखें, मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना है। इसमें क्या है, पहले था ऋण की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर, पहले 1 लाख ऋण थी, और इस योजना के तहत अब उसको बढ़ा करके 1,50,000 रुपये, मतलब 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये कर दिए गए हैं। पहले 1 लाख थी, उसको बढ़ाकर 1,50,000 कर दिया गया मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत। अब आपको 1,50,000 रुपये इसमें ऋण मिलेगा। एक है राजीविका के अंतर्गत। राजीविका के अंतर्गत जो सक्षम सेंटर है, ये संचालित किए जाएंगे डिजिटल, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। डिजिटल रूप से एज ए फाइनेंशियल साक्षर करने के लिए ये जो सक्षम सेंटर है, ये संचालित किए जाएंगे। इसमें आप देखोगे जैसा कि बीसी बैंकिंग एक तो हो गया, बीसी के रूप में, है ना, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी, बीसी सखी बनाया जाएगा। कितने को? 5,000 महिलाओं को इसके तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। और 1,000 महिलाओं को, ये तो 5,000 महिलाओं को बीसी के तौर पर, और 1,000 महिलाओं को बैंक सखी के रूप में, है ना, प्रशिक्षित किया जाएगा और ग्रामीण बैंक शाखाओं से इनको जोड़ा जाएगा। तो ये डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी के तौर पर सक्षम सेंटर है, ये संचालित किए जाएंगे। ये हो गया। इसके बाद में एक है राज सखी स्टोर है, ये प्रारंभ किए जाएंगे। सभी जो समस्त संभागीय मुख्यालय हैं, वहां पर किए जाएंगे। राजीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सफल उद्यमी के रूप में आगे बढ़ाने के लिए, जो भी राजीविका से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उन सबके लिए है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सफल उद्यमी के रूप में आगे बढ़ाने के लिए राज सखी स्टोर है, ये प्रारंभ किया जाएगा। और ये समस्त कहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा? समस्त संभागीय मुख्यालयों पर ये प्रारंभ किए जाएंगे। इसी के साथ में सभी जिलों के अंदर चरणबद्ध रूप से सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये स्थापित किए जाएंगे प्रत्येक जिले के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। तो राज सखी स्टोर कहाँ पर प्रारंभ किए जाएंगे? संभागीय मुख्यालयों पर, ये ध्यान रखना है हमें। इसके बाद में एक है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसके तहत क्या था, पहले जो ऋण सीमा थी 50 लाख, उसको बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा की गई है। तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया। और अपनी जो लखपति दीदी थी, उसके तहत ऋण की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1,50,000 कर दिया गया है। ठीक है। और इसमें
50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत। आगे हम देखें एक अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा। कितने का? 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किए जाने की बात की गई है। इनके अंदर 500 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है। ये किसके लिए किया जाएगा? अमृत पोषण वाटिका है। इनके अंदर जैसा कि फल सब्जी वगैरह ये इनमें उपजाई जाएंगी और ये जो आंगनबाड़ी है या ग्राम पंचायती स्तर पर आंगनबाड़ी हो गया, मिड डे मील है, इनके अंदर स्थानीय स्तर पर ये फल सब्जी उपलब्ध कराने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आजीविका संवर्धन की दृष्टि से सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनके लिए 11,000 रुपए के अमृत पोषण वाटिकाओं का आयोजन किया जाना है और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम आगे देखें तो राजस्थान स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन पॉलिसी ये बनाई जाएगी, है ना? सरकार राजस्थान स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन पॉलिसी बनाएगी। राज्य में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, है ना, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण अर्ली चाइल्डहुड केयर प्री एजुकेशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन पॉलिसी बनाएगी। इसमें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको कार्यकर्ताओं को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन उनको कोर्स करवाया जाएगा और जो 1,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, कितने? 1,000, इनको उत्कृष्टता कार्यकर्ताओं के रूप में सम्मानित के रूप में प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से विशिष्ट प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा, है ना? ये चीज़ है। और नंद घर के रूप में 7,500 आंगनबाड़ियों को विकसित किया जाएगा, नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कितने को? 7,500 को, ये याद रखना आंकड़ा आपको। 7,500 आंगनबाड़ियों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाने का प्रावधान किया गया है और इसके लिए 225 करोड़ रुपए का यहाँ पर व्यय किया जाएगा इसके तहत। ये हो गया। इसके बाद में किशोरी बालिका योजना है। इसमें क्या है? वर्तमान में जो एस्पिरेशनल आकांक्षी जो जिले हैं करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर एवं सिरोही, इनमें ये संचालित है किशोरी बालिका योजना। इसका विस्तार करके समस्त 27 एस्पिरेशनल ब्लॉक के अंदर इसको लागू किया जाना है। समस्त 27 ब्लॉकों के अंदर इसको विस्तार किया जाएगा और लागू किया जाएगा। राजकीय बौद्धिक दिव्यांग पुनर्वास जो गृह है ये कहाँ पर है? राजकीय बौद्धिक दिव्यांग पुनर्वास गृह जामडोली जयपुर के अंदर है ना? ये इसमें था। तो इसमें क्या है कि इनके लिए 125 से बढ़ाकर 250 की जाएगी। बालक बालिका विंग की क्षमता, जो इसकी क्षमता है ये 250 की। ये तो क्षमता वगैरह इंपॉर्टेंट है, इसमें तो इतना ध्यान रखो ये है कहाँ पे? जामडोली जयपुर के अंदर। पूछा जा सकता है छोटी एग्जाम में कहीं भी। एक है सामाजिक न्याय के लिए एकेडमिक मेंटोरिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। जो 42 आवासीय विद्यालय हैं, अभी 42 जो आवासीय विद्यालय हैं, 15,000 विद्यार्थियों को बेहतर लर्निंग आउटकम तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों के अंदर प्रवेश के तौर पर तैयार करने के उद्देश्य से आईआईटी जो दिल्ली है उसके सहयोग से, ये इंपॉर्टेंट है, आईआईटी दिल्ली के सहयोग से। किसके सहयोग से किया जा रहा है? आईआईटी दिल्ली के सहयोग से किया जा रहा है। एआई आधारित 24/7 और वो भी लाइव एकेडमिक मेंटरशिप की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी आईआईटी दिल्ली के सहयोग से। सामाजिक न्याय में अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित जो 42 आवासीय विद्यालय है उनके अंदर ये सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। ये हो गया। अब आगे जनजातियां लेते हैं, पहले एक बार इनको रिवीजन कर लेते हैं हम। देखो इसमें आईआईटी दिल्ली के सहयोग से जो आवासीय विद्यालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा जो संचालित आवासीय विद्यालय हैं, अभी कितने? 42 में 15,000 विद्यार्थी ये बता रहे हैं कि बेहतर लर्निंग आउटकम तथा उच्चतर शिक्षण संस्थान में प्रवेश के तौर पर ये इनका उद्देश्य है। इसके लिए आईआईटी दिल्ली के सहयोग से ये लाइव एकेडमिक मेंटरशिप की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवाई जानी है, ये प्रावधान किया गया है। दूसरा चीज अपनी जामडोली जयपुर के अंदर राजकीय बौद्धिक दिव्यांग पुनर्वास गृह कहाँ पर है? जामडोली जयपुर के अंदर है। एक है किशोरी बालिका योजना है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले संचालित थी, उसको अब बढ़ा करके 27 एस्पिरेशनल ब्लॉक के अंदर इसका विस्तार करना है। इसके अलावा नंद घर, कितने? 7,500 आंगनबाड़ी को नंद घर के तौर पर विकसित किया जाएगा और इसके लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हम देखें तो राजस्थान स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट जो एंड एजुकेशन पॉलिसी है ये बनाई जाएगी। ये प्री स्कूल एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए है। इसमें जो कार्यकर्ता है, जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, इनको एज ए एजुकेशनल कोर्स इनके लिए करवाया जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर के तौर पर। और इसमें जो 1,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको उत्कृष्ट कार्यकर्ता के तौर पर सम्मानित कर प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण भी इनको दिलवाया जाएगा।
ये इसके अंदर किया जा रहा है राजस्थान स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इसके ऊपर एक अमृत पोषण वाटिका थी, वो देखा था 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जाना है, 500 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च होंगे। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको संवर्धन के लिए ही है। इसमें होगा क्या, इसमें जो मिड डे मील है, आंगनबाड़ी केंद्र है, उनके लिए स्थानीय स्तर पर भी फल सब्जी उपलब्ध, ये सब उपलब्ध करवा दी जाएगी इसमें। एक मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसके तहत महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से है ये योजना। इसके तहत पहले 50 लाख रुपए का ऋण की राशि थी, उसको अब बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए किए जाने का यहाँ पर घोषणा की गई है, मतलब 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है 50 लाख से बढ़ा करके। एक है राज सखी स्टोर्स है, ये प्रारंभ किए जाएंगे। राज सखी स्टोर है, ये राजीविका के जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं, उनको सफल उद्यमी के रूप में आगे बढ़ाने के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों के ऊपर ये राज सखी स्टोर है, ये प्रारंभ किए जाएंगे। इसी के साथ में जिला स्तर पर चरणबद्ध रूप से, अभी एक साथ में नहीं, चरणबद्ध रूप से सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये स्थापित किए जाने हैं। ये हमने देख लिया। राजीविका के अंतर्गत हम देखें तो सक्षम सेंटर है, ये विकसित किए जाएंगे। किसके लिए, डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए किए जाएंगे। कितने, एक तो 5,000 तो महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा बीसी सखी के रूप में, है ना, बैंकिंग कोरेस्पॉन्डिंग सखी, मतलब बीसी सखी के रूप में तो 5,000 को, और सिर्फ बैंक सखी के रूप में 1,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये ग्रामीण शाखाओं से इनको जोड़ा जाएगा सक्षम सेंटर के माध्यम से। ये हो गया। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना है, इसमें जो ऋण की सीमा थी पहले 1 लाख थी, उसको बढ़ा करके अब 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। और महिला सशक्तिकरण के लखपति दीदी हो गया, इसमें ये रूरल वुमेन बीपीओ स्थापित किए जाएंगे जिला स्तर के ऊपर। ये हो गया पांचवा स्तंभ का, पहला महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए। दूसरा, जनजातियों के लिए क्या प्रावधान किए गए। जनजातियों के लिए देखें तो प्रदेश के 12 जिले के अंदर, ये देखो हम इकोनॉमिक सर्वे के तहत भी पढ़ेंगे इन चीज़ों को। और आप देखेंगे यहाँ पर 12 जिले के अंदर, 12 जिले में सहरिया खेरवा जनजाति कहाँ पर है, 12 के अंदर है। उदयपुर के अंदर कौन सी, कथोड़ी जनजाति, इनके परिवारों को प्रतिमाह पहले घी तेल दाल वितरण ये किए जा रहे हैं अब तक। इसको पारदर्शी बनाने के लिए क्या किया जा रहा है कि जो पात्र परिवार है, इनकी महिला मुखियाओं को 1,200 मतलब 1,200 रुपये प्रति माह डीबीटी के माध्यम से दिए जाने की घोषणा की गई है। मतलब इनको 1,200 रुपये हर महीने के ही अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। इतने दिन अभी तक जैसा कि उनको घी तेल दाल ये वितरण किए जाते थे, अब सीधे 1,200 रुपये उनको दिए जाने हैं। किनको दिए जाने, 12 जिले के सहरिया खेरवा उदयपुर की कथोड़ी जनजाति के परिवारों को, और पात्र परिवार की महिला मुखिया है, उनको दिए जाएंगे 1,200 रुपये। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जनजातियों के लिए एक चीज़ और है, जनजातीय जो युवा है उनको रोजगार व स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए, जैसा कि वो आंवला शहद इमली महुआ जो भी स्थानीय उत्पाद होते हैं वो इकट्ठा करके लाते हैं, और उसको बढ़ावा देने के लिए उनको प्रोसेसिंग की हेतु बांसवाड़ा उदयपुर जिलों के अंदर, ये 2 जिले हैं याद रखना, बांसवाड़ा हो गया और उदयपुर, इन दोनों जिलों के अंदर जिला मुख्यालयों पर अपना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सेंटर है, ये प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित कर किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर किए जाएंगे, बांसवाड़ा उदयपुर में किए जाएंगे, दोनों जिला मुख्यालयों के ऊपर। ये जनजातियों के लिए 2 चीज़ है, एक बार रिवीजन कर लो। एक तो जो 12 जिले की सहरिया खेरवा जनजाति होगी, उदयपुर के कथोड़ी जनजाति, इनके परिवारों को पहले जो प्रतिमाह घी तेल वगैरह मिलते थे, इनकी जगह अब इनके पात्र परिवारों की महिला मुखियाओं को 1,200 रुपये डीबीटी के माध्यम से इनके अकाउंट में दिए जाएंगे, है ना, ये 1,200 रुपये याद रखने हैं। इसी के साथ में जो ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सेंटर है माइनर, ये स्थापित किए जाएंगे, कहाँ पर किए जाएंगे, बांसवाड़ा और उदयपुर जिला मुख्यालय पर किए जाएंगे, है ना, युवाओं के लिए, ताकि वो स्वरोजगार के तौर पर इन चीज़ों को कर सके। आगे श्रमिक कल्याण का है, इसमें देखें तो श्रमिक कल्याण के लिए क्या प्रावधान किया गया, एक श्रम सेतु मोबाइल ऐप शुरू किया जाएगा। अभी आप देखते होंगे हर जगह, जैसे कि शहरों के अंदर कई चौक पे काफ़ी श्रमिक इकट्ठे होते हैं, तो उनके लिए अभी ये कि श्रम सेतु मोबाइल ऐप बना दिया जाएगा, इसमें सबको रजिस्टर कर दिया जाएगा, ताकि देखो इसमें इसके माध्यम से श्रमिक पंजीकरण पहचान पत्र रोजगार की मांग आपूर्ति और डिजिटल लेबर चौक, एज ए डिजिटल लेबर चौक के तौर पर ये काम करेगा, है ना, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी इसमें मिल जाएगी इनको। तो डिजिटल लेबर चौक के तौर पर श्रम सेतु ऐप है, ये विकसित किया जाएगा श्रमिकों के लिए। तो ये अपने हम बजट के 5 स्तंभ कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो बाकी 5 स्तंभ हैं, वो कवर करेंगे।